हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सेल्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, सीटेट 2022 बहुत ही नज़दीक है, आप सभी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके लिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बाल विकास के प्राथमिक स्तर के हैं। ये 2011 से लेकर और 2021 तक इसमें क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो CDP सेक्शन के हैं, ठीक है। CDP सेक्शन के हैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ठीक है। और ये आपके आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर, ज्यादा समय ना बिताते हो, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, उसने क्या करा है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। पहला, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा। दूसरा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। तीसरा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। चौथा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। बताना दोस्तों राइट आंसर इसमें कौन सा होगा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, ठीक है, ठीक है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के दौरान है, उसमें बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा सबसे बेहतर सीखता है, ठीक है, ठीक है। दोस्तों पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था संवेदी पेशीय अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक देखने, छूने, पहुंचने, पकड़ने, चूसने आदि की स्वतः सहज क्रियाओं से व्यवस्थित प्रयासरत क्रियाओं की ओर अग्रसित होता है, भाषा का अनुकरण करने लगता है एवं आवाज प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया आदि भी करता है, ठीक है। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखिए उसने क्या कह रहा है। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित करता है। पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। दूसरा, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने। तीसरा, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं ना रखने। चौथा, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने, ठीक है। दोस्तों ये शिक्षक को छात्रों से वास्तविक अपेक्षाएं रखनी चाहिए तथा प्राप्त परिणामों के आधार पर उनमें सुधार करके उनके अधिगम को संवर्धित व संपोषित करनी चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए उसने क्या करा है। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय के सही अनुपात में होना चाहिए। पहला, पिछले पाठों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय। दूसरा, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। तीसरा, पाठचर्या में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय। चौथा, प्रश्न का कठिनाई स्तर। तो दोस्तों राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा इस प्रश्न के लिए चौथा ऑप्शन, प्रश्न का कठिनाई स्तर, ठीक है। दोस्तों विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श समय प्रतीक्षा समय यानी प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। पहला, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। दूसरा, पारंगत मनोवैज्ञानिकों का उपयोग। तीसरा, वातावरणीय कारकों को अप्रभावी बनाने के लिए बच्चे को अलग कर देना चाहिए। चौथा, माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। दोस्तों इसमें दोस्तों सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट शिक्षा वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को
अक्षमता स्थापित करने के लिए सबसे पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? पहला विकास का, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा आपका। तो दोस्तों राइट आंसर आपका इस प्रश्न के लिए हो जाएगा पहला ऑप्शन ए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यह ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जीन पियाजे के विकासात्मक परिप्रेक्ष्य में जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है उसी के अनुपात में बालक का विकास भी होता है। इस हिसाब से पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से मांग करता है कि वे पहला कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने क्योंकि अक्सर प्रयोग या जांच करते हैं। दूसरा विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। तीसरा विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। चौथा इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के विकास में हो। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा इस प्रश्न के लिए दूसरा ऑप्शन विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। ठीक है, ठीक है दोस्तों इसमें आपका शिक्षण का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है कि वे विकासात्मक कारकों को ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। यहाँ थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित अधिगम में तत्परता का नियम लागू होता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? पहला विकास अधिगम से स्वाधीन है। दूसरा विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। तीसरा विकास अधिगम का समानार्थक है। चौथा अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा इस प्रश्न के लिए दूसरा विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ठीक है दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें वस्तुतः रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम घोषित किया है। इसमें उसके द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ सार विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। यह ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन देखिए इसमें क्या कह रहा है। एक समावेशी कक्षा में किसी शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है? पहला क्या सुनिश्चित करना कि शिक्षिका कक्षा को मानक निर्देश दे रही है। दूसरा बच्चे के माता पिता के व्यवसाय को जानना ताकि शिक्षिका प्रत्येक बच्चे की भावी व्यवसाय को जान सके। तीसरा सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। चौथा कक्षा के लिए ऐसी योजना बनाना कि प्रत्येक बच्चा समान गति से आगे बढ़े। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें राइट आंसर आपका जो हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन। ठीक है, सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे को अपनी संभावना को प्राप्त करने का अवसर मिले। ठीक है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों समावेशी कक्षा वह होती है जिसमें सभी प्रकार की योग्यता वाले विद्यार्थी एक साथ एक ही कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी विद्यार्थी को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर दिया जा रहा है या नहीं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पहला भाषा, दूसरा पुनर्बलन, तीसरा भौतिक विश्व के साथ अनुभव, चौथा अनुकरण। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा इस प्रश्न के लिए तीसरा ऑप्शन भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ठीक है, ठीक है दोस्तों,
दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में भौतिक अथवा सांसारिक अनुभव की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि पियाजे के अनुसार अलग अलग अवस्थाओं में बालक अपने मानसिक क्षमता के द्वारा आसपास की वस्तुओं को देखकर अपने बौद्धिक विकास को अग्रसर करता है। ठीक है, इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन आपका इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। पहला, विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। दूसरा, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। तीसरा, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। चौथा, मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मापदंड निर्धारित करके नीचे करके। ठीक है, इसमें दोस्तों नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए ए बी सी, ए बी और सी। दूसरा ए बी सी और डी। तीसरा ए बी और डी। चौथा बी सी और डी। तो दोस्तों बताना आपको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपका इसमें ए बी और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। दूसरा, बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करके। और तीसरा, विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करके। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। शरीर के केंद्रीय भाग में से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। पहला, विकरणीय विकास के सिद्धांतों को। दूसरा, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को। तीसरा, मध्य से बाह्य विकास के सिद्धांतों को। चौथा, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए तीसरा ऑप्शन, मध्य से बाह्य विकास के सिद्धांतों को। ठीक है दोस्तों, बाह्य विकास के सिद्धांत या सामीप्यता विकास का सिद्धांत यह बतलाता है कि वृद्धि तथा विकास निकट से दूर की ओर के क्रम का अनुसरण करता है, जिसके अनुसार पहले केंद्र में स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है, फिर केंद्र से दूर स्थित अंगों की रचना व नियंत्रण होता है। यही कारण है दोस्तों कि बालक पहले हाथ व पैर की मांसपेशियों पर नियंत्रण करना सीखता है, बाद में उंगलियों के संचालन में निपुण होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन देखिए उसमें क्या कह रहा है। विकास के व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है। पहला, पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं। दूसरा, शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। तीसरा, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। चौथा, वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा इस प्रश्न के लिए तीसरा ऑप्शन, वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर भी विचार करना। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है। मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को निर्धारित करते हैं। दूसरा, मानव विकास को ना तो आनुवंशिकता और ना ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। तीसरा, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। चौथा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए तीसरा ऑप्शन। ठीक है, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों ही मानव विकास को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो व्यक्ति जो कुछ भी सोचता है, करता है अथवा अनुभव करता है वह उसके आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की परस्पर अंतरक्रिया का ही परिणाम होता है। वंशानुक्रम या आनुवंशिकता विकसित होने के लिए क्षमताएं प्रदान करता है, जबकि पर्यावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर भी प्रदान करता है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न के लिए तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।